नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। जयपुर में परिवहन विभाग का उड़नदस्ता यमदूत बना हुआ है। उड़नदस्ते की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान गई है। कल बगरू के पास देवलिया में यह दर्दनाक हादसा हुआ। जयपुर की तरफ से अजमेर जा रहा था एक बड़ा लोडिंग ट्रक को रुकवाने के लिए उड़नदस्ते की गाड़ी ने ओवरटेक किया। उड़नदस्ते के ड्राइवर ने गाड़ी को ट्रक के सामने लगाने का प्रयास किया। परिवहन विभाग की गाड़ी देख अचानक ट्रक चालक ने यू टर्न लिया। यू टर्न लेते समय पास में चल रहे बाइक सवार को ट्रक ने कुचला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है ये पूरा दर्दनाक हादसा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या इस दर्दनाक मौत के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी? ये बेहद अहम सवाल है। जिस तरह से लापरवाही देखने को मिली है, एक व्यक्ति की जान गई है। ये तस्वीरें देखिए। जयपुर में परिवहन विभाग का उड़नदस्ता यहां पर यमदूत बन गया है। तस्वीरें देखिए जहां उड़नदस्ते की लापरवाही से एक व्यक्ति की जान गई है। कल बगरू के पास देवलिया में यह दर्दनाक हादसा हुआ। जयपुर की तरफ से अजमेर जा रहा था एक बड़ा लोडिंग ट्रक को रुकवाने के लिए उड़नदस्ते की गाड़ी ने इसे ओवरटेक किया। ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी ओवरटेक करती है, लेकिन उड़नदस्ते के ड्राइवर ने गाड़ी को ट्रक के सामने लगाने का यहां पर प्रयास किया। परिवहन विभाग की गाड़ी देख अचानक ट्रक चालक ने यू टर्न ले लिया। जो तस्वीरों में, जो सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि उससे बचने के लिए यू टर्न लिया और यू टर्न लेते वक्त ही बाइक सवार जो बगल में चल रहा था ट्रक ने उसे कुचला है। सीसीटीवी कैमरे में ये पूरा दर्दनाक हादसा कैद हुआ है। सवाल ये कि क्या इस दर्दनाक मौत के जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई होगी? जिस तरह से लापरवाही किसी और की और खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ा। और संवाददाता शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, बड़ी लापरवाही साफ नजर आ रही है, एक एक मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ है। क्या कार्रवाई इससे लेकर हो रही है? देखिए, लापरवाही तो बड़ी है और जिस तरह का सीसीटीवी का फुटेज हमको मिला है इस हादसे का, उससे ये साबित भी हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की उड़नदस्ते की जो गाड़ी थी उसने ओवरटेक करने की कोशिश की इस ट्रक को, और ऐसा उन्होंने एक्ट किया कि अपनी गाड़ी को ट्रक के सामने खड़ा कर दें। और इस चक्कर में जो ट्रक चालक था या तो हड़बड़ा गया या उनसे बचना चाह रहा होगा। और इसमें ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ परिवहन विभाग को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। जो ट्रक चालक है उसकी भी गलती रही है कि उसने इतनी स्पीड में इतने बड़े हाईवे पर अपनी गाड़ी को यू टर्न किया। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी उसको इस तरीके से ओवरटेक नहीं करती तो शायद वो इस तरीके से यू टर्न भी नहीं करता। और इसी के कारण ये जान गई है। आप देख रहे हैं बगल में एक जो मासूम था, जो बाइक पे था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको अकाल मौत का सामना करना पड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के उड़नदस्ते की गाड़ी के कारण। और ये अब सीसीटीवी फुटेज आ गया है। इससे पहले के बुलेटिन हम चला चुके हैं श्वेता इसको। तो जयपुर के आरटीओ राकेश शर्मा ने इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने जो डीटीओ है एनफोर्समेंट के, उनसे फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है कि क्या कारण रहा है, क्यों इस तरीके की लापरवाही हुई जिससे जान गई है। और रिपोर्ट मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वो किस तरीके की कार्रवाई करते हैं। लेकिन इस हादसे से एक बार फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि जो तरीका है, क्या ये तरीका गाड़ियों को रोकने का तरीका सही है या कोई और तरीका डेवलप नहीं किया जा सकता जिससे इस तरीके के हादसों को रोका जाए। क्योंकि जो बाइक सवार जिसकी जान गई है उसकी तो कोई गलती नहीं थी, वो तो अपनी साइड में चल रहा था, अपनी साइड से ही गाड़ी चला रहा था। लेकिन इसके बावजूद दोनों के बीच जो कह सकते हैं कि जंग हुई गाड़ी रोकने की, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की गाड़ी और ट्रक के बीच, उस चक्कर में उस व्यक्ति की जान चली गई। श्वेता, गंभीर हादसा है और ये जो फुटेज है अपने आप में इस पूरे हादसे की कहानी बयां करता है। बिल्कुल शिवेंद्र, और एक अहम बात आपने कि ये कही अभी कि ये कोई तरीका नहीं था गाड़ी रोकने का, और अगर ये इस तरह की कोशिश करते भी और ट्रक अगर इन्हीं को टक्कर मारता तो इनकी जान पर भी बन सकती थी। अब सवाल ये उठता है कि वाहनों को रोकने के लिए बैरिकेड क्यों नहीं लगाए गए? क्योंकि अगर इस तरह के वाहन आते हैं और इस तरह की जरूरत पड़ती है इन्हें रोकने की, तो इसे लेकर क्या किसी ने कुछ जानकारी दी, कुछ कहना है क्या परिवहन की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से किसी अधिकारी ने कुछ स्पष्ट किया हो? अब परिवहन विभाग के जो अधिकारी हैं श्वेता, उनका तर्क ये है कि जो बॉर्डर चेक पोस्ट है उसके अलावा किसी भी जगह व्हीकल्स को रोकने की कोई फिक्स जगह नहीं है। जो रोकने का तरीका है वो यही होता है, क्योंकि अधिकतर जो ट्रक होते हैं, चाहे वो ओवरलोडेड हो या उनमें और कोई कमी हो जिसके कारण उनका चालान हो सकता है, तो वो कोशिश यही करते हैं कि किसी भी तरह ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को से बचा जा सके। तो ऐसी जिस तरह की रेस हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ऐसी रेस अक्सर हमने देखी है। और वो इसलिए है श्वेता क्योंकि बॉर्डर चेक पोस्ट के अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास कोई फिक्स जगह नहीं है जहाँ वो ट्रक को रोक सकें। यही उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है गाड़ी भगा के। लेकिन जिस तरीके का वीडियो सामने आया है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के घटनाओं के वीडियो नहीं मिलते तो पता नहीं चलता कि एक्चुअली हुआ क्या, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है उससे लग रहा है कि तरीका खतरनाक है। और अगर भविष्य में भी इसी तरीके की कार्रवाई इसी तरीके से हुई तो इस तरीके के एक्सीडेंट और भी हो सकते हैं।
बिल्कुल। और शिवेंद्र, अब कार्रवाई को लेकर क्या किया जा रहा है? जैसा कि आपने कहा कि कुछ एक्शन यहाँ पर लिया गया है, लेकिन क्या इससे लेकर कुछ कहा जा रहा है कि अगर लापरवाही जिसकी भी होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो ये तो आम बात हो जाएगी। बिल्कुल, जयपुर आरटीओ से हमारी बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि मैं इसकी फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है और रिपोर्ट आने के बाद ही किसी तरह की कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि जो प्रबंध निरीक्षक है जिनकी ड्यूटी थी वो भी अपना पक्ष रखेंगे कि उन्होंने वो उस मौके पर क्या कहते हैं। लेकिन ये जरूर है कि परिवहन मंत्री तक भी मामला पहुंचा है, प्रताप सिंह खैरियाबाद तक भी जानकारी गई है और वो लगातार इस बात को लेकर मुखर रहे हैं। वो खुले में कहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर सड़क पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करूंगा, जिस तरीके से ये घटनाएं होती हैं वो बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो अब क्योंकि परिवहन मंत्री तक मामला चला गया है, शायद वीडियो भी उनको भेजा गया है, तो परिवहन मंत्री की तरफ से भी इस पूरी घटना पर प्रतिक्रिया आना बाकी है और अगर वो इसको गंभीरता से लेते हैं तो तय है कि जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है उस पर कार्रवाई। शिवेंद्र, बिल्कुल, अब क्योंकि जयपुर में ही परिवहन विभाग का उड़नदस्ता यहाँ पर यमदूत बना, कैसे बना वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, कैसे उस युवक की जान गई। लेकिन आपसे जरूर जानना चाहेंगे, परिवहन विभाग के उड़नदस्ते की कार्यशैली कैसी है? क्या पहले भी कभी इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के हादसे हुए हैं इनकी लापरवाही की वजह से? देखिए, इस तरह के हादसे और विवाद अक्सर होते रहते हैं। इसी बगरू में हमने देखा था कुछ दिन पहले एक उड़नदस्ते से और ट्रक से विवाद हो गया था, तो ट्रक ने अपनी गाड़ी बीच में खड़ी कर दी, उसमें बहुत सारा जाम लगा था। लेकिन इसमें फिर परस्पर बातें हैं, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनका तर्क ये है कि जो ये ट्रक चालकों की लॉबी है उनका एक ड्रामा करने का तरीका होता है कि हम जाम लगा देंगे, हम वीडियो बना लेंगे और वो अपने जुर्माने को बचाने के लिए इस तरीके का एक्ट कई बार करते हैं। तो दोनों तरफ से अपने अपने दावे हैं, लेकिन हाँ ये सही है कि कहीं ना कहीं दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा, दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोप, चाहे वो ट्रक ऑपरेटर हो चाहे वो परिवहन विभाग के उड़नदस्ते हो, ये होता रहा है। लेकिन ये जो हादसा है, ये मैं फिर कहूँगा जयपुर में जो हुआ है बगरू में, इसका वीडियो हमको मिला है सीसीटीवी फुटेज, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है और उम्मीद है कि इसको हमने टीवी पर प्रसारित कर दिया, सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। तो जो भी जिम्मेदार होंगे फैक्चुअल रिपोर्ट के बाद, चाहे आरटीओ एक्शन लें या परिवहन महेंद्र सोनी एक्शन लें, उम्मीद है बिल्कुल शिवेंद्र की दावे किए जा रहे, जैसा कि आप भी बताएं, इनका कहना है कि कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और हम उम्मीद यही करते हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए, ना कि सिर्फ खाना पूर्ति हो। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र परमार आपका इस पूरी बातचीत के लिए। दौसा में नहीं रुक रही परिवहन विभाग की वसूली के खेल का एक और वीडियो यहां पर वायरल हुआ है, जहां ट्रकों से रेटा के पास वसूली करते यहां पर परिवहन कर्मी दिख रहे हैं। पहले कलेक्ट्रेट के पास खुला खेल चलता था, अब जगह बदलकर वसूली को अंजाम दिया जा रहा है। कई दिनों पुराना बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो, कहा जा रहा है कि पुराना है वीडियो, लेकिन दौसा में परिवहन विभाग की वसूली यहां पर नहीं रुक रही है, ये साफ नजर आता है। जिस तरह से वसूली के खेल का एक और वायरल वीडियो सामने आया है, ट्रकों से रेटा के पास वसूली करते परिवहन कर्मी नजर आ रहे हैं, जबकि कई बार सख्ती इस पर की जा चुकी है, कई बार इन्हें पाबंद किया जा चुका है। ऐसी अगर कोई भी गिरफ्त में आता है या पकड़ में आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा और यही वजह कि ट्रकों से रेटा के पास परिवहन कर्मी वसूली करते नजर आ रहे हैं। पहले कलेक्ट्रेट के पास ये खुला खेल चलता था, सभी को जानकारी थी, और अब जगह बदलकर वसूली को अंजाम दिया जा रहा है, यानी वसूली का खेल बदस्तूर जारी है। इस पर कोई कमी नहीं आई है, भले कितनी सख्ती की बात की जाए, कार्रवाई की बात की जाए। कई दिनों पुराना हालांकि ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जब ये वीडियो सामने आया वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि कई दिनों पुराना वीडियो है, ये कोई अभी का वीडियो नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि जब वीडियो वायरल हो रहा है यानी कि ऐसा हुआ है, और ऐसा हो रहा है यानी कि वसूली के खेल पर कोई लगाम अब तक नहीं लग पाई है। जगह बदल दी जाती है, लेकिन काम अब भी खुले तौर पर चल रहा है वसूली का। दौसा की तस्वीरें सामने आई है, दौसा में परिवहन विभाग की वसूली नहीं रुक रही है और उसका ये एक उदाहरण, एक तस्वीर, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं। वसूली के खेल का एक और वीडियो है जो वायरल हो रहा है, ट्रकों से रेटा के पास वसूली करते परिवहन कर्मी दिख रहे हैं और ये वो तस्वीर है, ये वीडियो है जो कि वायरल हो रहा है। पहले कलेक्ट्रेट के पास ये खुला खेल चलता था, जब उस पर सबकी नजर पड़ी, कार्रवाई की बात कही गई, कुछ लोगों को पाबंद किया गया, तो अब जगह बदल दी गई है, लेकिन वसूली को अंजाम दिया जा रहा है। कई दिनों पुराना हालांकि ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, वसूली के खेल का एक और वीडियो वायरल। लगाम लगाने की बात जरूर की जाती है, लेकिन समझिए जिसे लगाम लगानी चाहिए अगर वही वसूली करता हुआ नजर आए तो कार्रवाई हो किस पर और कार्रवाई करे कौन। दौसा की तस्वीरें हैं जहां परिवहन विभाग की वसूली नहीं रुक रही है, वसूली की जाती है, अवैध रूप से इन्हें जाने दिया जाता है, कोई जांच नहीं की जाती है। ऐसे में सवाल कई उठते हैं।
दौसा से संवाददाता लक्ष्मीकांत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत, परिवहन विभाग की वसूली लग रहा था कि अब रोक दी गई होगी या पाबंद किया गया, लगाम लगी होगी, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और ही कह रही हैं। देखिए, दौसा जिले में जो परिवहन विभाग का कारनामा है वो पहली बार देखने को नहीं मिला है। आए दिन जो वीडियो है वो वायरल होते रहते हैं। लगातार जो वसूली का अभियान है वो यहाँ पर जारी रहता है। सबसे अहम बात यह है कि पहले जो ये वसूली थी वो कलेक्ट्रेट चौराहे पर खुलेआम हुआ करती थी। अब जो है वो जगह बदल ली गई है और हाईवे पर जो रेटर जो एरिया है उसको टारगेट किया गया है, जिससे वहां पर कोई देखने वाले और टोकने वाले नजर नहीं आए। तो ये जो वीडियो है ये कई दिनों से लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें परिवहन विभाग के जो कर्मचारी हैं वो खुलेआम पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मीकांत, एक बात कही जा रही है कि ये वीडियो कई दिनों पुराना है, कितना पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है? देखिए, कम से कम 3 से 4 दिन पुराना ये वीडियो बताया जा रहा है। जिस तरह सोशल मीडिया पे ये वीडियो चल रहा है, इस पर कई तरह के कमेंट्स भी लोग लिख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए एक विचारणीय बिंदु है। किस तरह से हाईवे पर खुलेआम वसूली की जाती है, कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसकी इमेज जो है वो इस पे विपरीत इमेज पर प्रभाव इस वीडियो को देखने के बाद में आता है। जी चलिए, शुक्रिया लक्ष्मीकांत आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो 3 से 4 दिन पुराना ये वीडियो है, लेकिन सवाल तो वही कि आखिर परिवहन विभाग की वसूली रुक क्यों नहीं रही? पहले कलेक्ट्रेट के पास खुले तौर पर ही खेल चलता था, जब तस्वीरें सामने आई, सवाल उठाए गए, उसके बाद जगह बदल दी गई, लेकिन कार्यशैली वैसी ही है, जस की तस बनी हुई है, यानी वसूली की। तो परिवहन विभाग की वसूली रुक नहीं रही है। दौसा से तस्वीरें आपको दिखाई, 3 से 4 दिन पुराना वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि अब देखना होगा कि परिवहन विभाग इस पर क्या सफाई देता है दौसा में। घटिया हेलमेट को लेकर सख्ती बरती जा रही। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय का यह नया प्रावधान है। हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल किया गया है। इसके तहत बिना स्टैंडर्ड मानक का हेलमेट पहना तो 1000 का जुर्माना होगा। बेचने वाले को पहले 2 लाख और दूसरी बार 5 लाख तक जुर्माना होगा। कंपनियां भी अब एक्चुअल स्टैंडर्ड के हेलमेट का निर्माण कर सकेंगी। हेलमेट का वजन नहीं होगा अब 1200 ग्राम से अधिक। थड़ी, ठेलों और फुटपाथ पर हेलमेट नहीं बेचे जा सकेंगे, ये साफ यहां पर हिदायत दी जा रही है। तो घटिया हेलमेट को लेकर अब सख्ती बरती जा रही है। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय का यह नया प्रावधान है। हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो की अनिवार्य सूची में शामिल किया गया है। पंचायत उपचुनाव की तैयारी में कांग्रेस जुटी हुई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा फीडबैक ले रहे हैं। ये फीडबैक कार्यक्रम है। ममता भूपेश क्या कुछ कह रही हैं, मंत्री उन्हें सुनते हैं। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक हुई है, खासकर दौसा के लिए क्या कुछ रहेगा इस बार? देखिए, दौसा जिला शुरू से कांग्रेस विचारधारा का जिला रहा है और चाहे नवल किशोर शर्मा जी, राजेश पायलट जी, सचिन पायलट जी, तमाम लोग हमारे यहाँ के नेता रहे। हमारे कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति आस्था है, विश्वास है और जिस तरह से 4 विधानसभा के चुनाव में हम लोग कांग्रेस के विधायक जीते थे, निश्चित तौर पे हमारी सारी पंचायत समितियाँ बनेंगी और हमारा जिला प्रमुख भी कांग्रेस का बनेगा। मैडम, कांग्रेस नेताओं के ट्विटर जो है वो बंद किए जा रहे हैं लगातार, किस तरह देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है। लोगों की अपनी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, लोग अपने विचारों को कह नहीं पा रहे हैं और किस तरह से लगातार स्वतंत्र होके, जैसे राहुल गांधी जी का ट्विटर हैक किया गया, हमारे और नेता अजय माकन जी, सुरजेवाला जी, हमारी महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं सुष्मिता जी, तमाम लोगों के ट्विटर हैक करने का मतलब ये है कि इस देश के अंदर गुलामों की तरह से वो रखना चाह रहे हैं कि कोई अगर सच्चाई की बात रखे तो वो बोलो मत, जो हम कहें वो देखो, जो हम दिखाएं वो देखो, जो हम बुलवाएं जो देखो। लेकिन कांग्रेस का सिपाही अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेगा और आखिरकार जाके हमको मोदी की तानाशाही को इस देश से बाहर करेंगे, राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बना के रहेंगे। तो संसद से विजय चौक तक विपक्ष का मार्च राहुल गांधी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। चलिए उन्हें सुनते हैं। बाहर नहीं निकलने देता था और जो उनके हक थे, संसद से विजय चौक तक विपक्ष ने मार्च किया है। ये तस्वीरें, राहुल गांधी भी विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल हुए और संबोधित कर रहे हैं। तो ये विपक्ष का प्रदर्शन की तस्वीरें संबोधित कर रहे हैं इस वक्त राहुल गांधी। संसद से विजय चौक तक विपक्ष का यह अहम मार्च रहा। तो विपक्ष का यह संसद मार्च है। विपक्षी नेता बड़ी तादाद में इसमें शामिल हुए, हाथों में पोस्टर्स लेके, क्योंकि इस बार संसद की कार्रवाई के दौरान 4 से 5 प्रमुख मुद्दे रहे जिसको लेकर विपक्ष लगातार हल्ला बोल करता रहा।
फिर एक पेगासस जासूसी कांड मामला हो, कृषि कानून की बात की जाए, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश विपक्ष करता रहा, हल्ला बोल करता रहा और सुचारू रूप से कार्यवाही इस बार संसद की नहीं चल सकी, फिर वो लोकसभा हो या राज्यसभा। लेकिन विपक्ष का यह अहम मार्च है। मानसून सत्र खत्म हो चुका है। संसद से विजय चौक तक विपक्ष का मार्च है और इस वक्त संबोधित राहुल गांधी कर रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं। SC/ST डिपार्टमेंट का काम, यूथ कांग्रेस NSY का काम हिंदुस्तान को सिर्फ ये याद दिलाना कि हिंदुस्तान का व्यक्ति, हिंदुस्तान का आदमी डरता नहीं है, किसी भी शक्ति से नहीं डरता है और किसी भी शक्ति के सामने खड़ा हो सकता है। भाई और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। तो पेगासस पर चर्चा नहीं हुई, सरकार ने चर्चा होने नहीं दी, हमें संसद में बोलने नहीं दिया गया, सरकार ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करवाई, सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करवाई। शिवसेना, जय भीम, जय हिंद। तो ये अहम बातें राहुल गांधी ने कही संबोधन के दौरान। कहना ये कि हमारे सामने लोकतंत्र की हत्या हुई है, विपक्ष को बात रखने का मौका ही नहीं मिला, संसद में मार्शल नहीं मार्शल लॉ लगाया। राहुल, संघर्ष करो, हल्ला बोल। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर कराया रायशुमारी सर्वे। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। 5 राज्यों के लिए 3 वरिष्ठ भाजपा नेताओं की तलाश है। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब समेत 5 राज्यों के लिए पूछे गए हैं नाम। प्रधानमंत्री ने इन राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए अब रायशुमारी कर रहे हैं। 3 नामों से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता का चयन आसान होगा। नमो ऐप पर रायशुमारी का जवाब केवल प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं। प्रधानमंत्री ने 5 राज्यों में राज्य सरकार के कामकाज की भी जनता की राय मांगी है कि किस तरह का राज्य सरकार का कामकाज है, जनता उस पर राय दी और नमो ऐप पर यह रायशुमारी सर्वे कराया जा रहा है। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए। 5 राज्यों के लिए 3 वरिष्ठ भाजपा नेताओं की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड, गोवा, पंजाब समेत 5 राज्य हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और उनके लिए ही नाम पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री इन राज्यों में मुख्यमंत्री पद के लिए रायशुमारी कर रहे हैं। 3 नामों से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले नेता का चयन यहां आसान होगा। रक्षा मंत्रालय की सफाई का क्या मतलब? पेगासस जासूसी प्रकरण पर सिर्फ रक्षा मंत्रालय ने ही सफाई दी है। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया उसने किसी की जासूसी नहीं कराई है, लेकिन अभी तक दूसरे मंत्रालयों की ओर से कोई प्रतिक्रिया ही नहीं आई। इधर विपक्षी पार्टियां एक मंत्रालय की सफाई से संतुष्ट नहीं हुई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने 10 और एजेंसियों पर इसके इस्तेमाल के संकेत दिए। वैसे अगर सरकार ने जासूसी नहीं कराई तो ये मसला और भी गंभीर हो जाता। तो फिर आखिर भारतीय नागरिकों की जासूसी किसने कराई? उधर इजराइल और फ्रांस सरकार इसकी जांच करा रही है। इजराइल में अब नेतन्याहू के विरोधियों की सरकार है, तो खुलासा होने की भी यहां पर संभावना जताई जा रही है। जयपुर एयरपोर्ट पर आज से शुरू हो रहा ऑब्जर्वेशन पीरियड। अडानी समूह की टीम का ऑब्जर्वेशन पीरियड यहां शुरू हो रहा है। चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर विष्णु मोहन झा के नेतृत्व में टीम पहुंची है। एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर अडानी समूह के अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। एयरपोर्ट निदेशक JS बल्हारा व अथॉरिटी के अन्य अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। और चलिए सीधे रुख करते हैं, संवाददाता काशीराम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। काशीराम, ऑब्जर्वेशन पीरियड आज से शुरू हो रहा है जयपुर एयरपोर्ट पर, क्या कुछ और जानकारी इसे लेकर मिल सके? जी श्वेता, बिल्कुल देखिए, ये निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम है। जयपुर एयरपोर्ट को अडानी समूह को सौंपा जाना है और 12 अक्टूबर को अडानी समूह ही संचालन करेगा, 12 अक्टूबर के बाद से। और इससे पहले आज से 2 महीने का ऑब्जर्वेशन पीरियड शुरू हो रहा है, जिसमें कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी जो पहले से काम कर रहे हैं उनके साथ में मिलकर काम करेंगे अडानी समूह के टीम के लोग। और करीब 15 सदस्यीय टीम अडानी समूह की यहाँ पर पहुंची हुई है। और फिलहाल एयरपोर्ट का जो ये कॉन्फ्रेंस रूम है इसके अंदर बैठक जारी है। एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बल्हारा मौजूद हैं, साथ ही जो ATC के जो अधिकारी हैं, जॉइंट GM चरण सिंह, वो समेत सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल इस बैठक के बाद करीब 1 घंटे की बैठक है और उसके बाद ये डिसीजन होगा कि कौन कौन से जो अडानी की टीम है, अडानी समूह की टीम जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रहेगी, क्योंकि अलग अलग सेक्शन में काम होता है यहाँ पर एयरपोर्ट में। और एयरपोर्ट का जो प्रशासनिक काम है, जिसमें कि प्रशासन हुआ, अकाउंट्स हुआ, HR हुआ, ये या कमर्शियल हुआ, ये सब विभाग तो है ही। साथ में जो संचालन से जुड़े हुए काम है,
यानी कि एयरपोर्ट बिल्डिंग का संचालन कैसे करना है, एयरलाइंस के साथ आपको कैसे कोऑर्डिनेट करना है, या दूसरी एजेंसियां जो इमिग्रेशन है, कस्टम है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, इन सब बातों को समझने के लिए अडानी समूह की टीम यहाँ पर रहेगी। और अगले 2 माह तक वो एक तरह से ट्रेनिंग लेगी, ऑब्जर्व करेगी चीज़ों को, एप्रन एरिया में किस तरह से विमान को कहाँ पर कैसे पार्क कराना है, किस एयरलाइन को कौन सा एरिया देना है, कौन से बोर्डिंग गेट से विमानों का संचालन होना है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए अडानी समूह के अधिकारी पहुंच गए हैं। करीब 15 सदस्यीय टीम है जो कि यहाँ पर रहेगी, और अगले 2 महीने बाद जब इनका ट्रेनिंग पीरियड पूरा हो जाएगा तो 12 अक्टूबर को अडानी समूह पूरी तरह से एयरपोर्ट का संचालन अपने हाथ में ले लेगा। और उसके बाद जो एयरपोर्ट के अधिकारी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी, उन सभी का एक एक कर तबादला होगा। हालांकि जो कर्मचारी हैं वो अगले 3 साल तक अडानी समूह के साथ ही काम करते रहेंगे, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं जिनमें कि एयरपोर्ट निदेशक हुए या जो दूसरे जॉइंट जीएम या डिप्टी जीएम लेवल के जो अधिकारी हैं, उन सभी का एयरपोर्ट से तबादला हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरे कर्मचारी हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी के, वो अडानी के समूह के साथ काम करते रहेंगे। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो CISF जो कि अभी भी सुरक्षा व्यवस्था संभालती है, वो एज इट इज काम करती रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था उनके हवाले रहेगी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो काम संभालती है ATC की जो टीम है या नेविगेशन की जो टीम है, वो भी यथावत रहेगी। और बाकी सब जो टीमें हैं वो अडानी समूह ही उनको हैंडल करेगा, उनका ही इस पर नेतृत्व रहेगा। जी बिल्कुल, तो 2 माह तक AI के अधिकारियों के साथ रहकर ही ये कार्यप्रणाली समझेंगे। लेकिन काशीराम, 2 महीने का वक्त है, 2 महीने तक पूरा शेड्यूल रहेगा, यानी कि सभी डिपार्टमेंट में इनकी मौजूदगी रहेगी, और उसके बाद 12 अक्टूबर से ही कह सकते हैं कि पूरी तरह से संचालन इन्हीं के जिम्मे हो जाएगा। क्या उसके बाद भी बदलाव होंगे कर्मचारियों को लेकर? जी बिल्कुल, 12 अक्टूबर कमर्शियल ऑपरेशन डेट रखी गई है। 12 अक्टूबर की कमर्शियल ऑपरेशन डेट है, यानी कि 12 अक्टूबर को अडानी समूह एयरपोर्ट का जो संचालन है वो अपने हाथ में ले लेगा। न केवल जयपुर एयरपोर्ट का, साथ में ही जो गुवाहाटी एयरपोर्ट है और जो तीसरा त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट है, ये 3 एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं, इनका संचालन अडानी समूह ले लेगा। तो इसके लिए 12 अक्टूबर की डेट फिलहाल तय की गई है। और उसके बाद अडानी समूह अपने हिसाब से बदलाव करेगा कि उनको जो उनकी डिपार्टमेंट है, उनका जो संचालन है, उसमें कौन कौन से अधिकारियों को रखना है, कौन से कर्मचारियों को रखना है, वो सब संचालन का कार्य अडानी समूह ही करेगा। उसमें फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई दखल नहीं रहेगा। अडानी समूह की ओर से जो रेट तय की गई थी वो यह थी कि 174 रुपए प्रति यात्री के हिसाब से भुगतान किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, और जो अंतर्राष्ट्रीय यात्री उनके पेटे 348 रुपए प्रति यात्री का भुगतान किया जाएगा। यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक निश्चित राशि दी जाएगी, और उसके बाद जो सारा संचालन है वो अडानी समूह के हाथ में रहेगा। उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कोई दखल नहीं होगा। केवल ATC और नेविगेशन के जो विभाग हैं उनमें ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी रहेंगे। बाकी सभी विभागों में अडानी समूह का ही संचालन पूरी तरह से रहेगा, जैसा कि पहले से दिल्ली, मुंबई या दूसरे जो प्राइवेट एयरपोर्ट हो चुके हैं, बेंगलुरु, हैदराबाद, उनमें पहले संचालन चल रहा है, उसी तरह की प्रक्रिया जयपुर एयरपोर्ट पर भी अपनाई जाएगी। जी ठीक है, लेकिन काशीराम, बिल्कुल कोशिश की जा रही है, पूरी तैयारियां की जा रही हैं कि जब 12 अक्टूबर से टेक ओवर पूरी तरह से करे तो सब चीजें दुरुस्त हो। लेकिन आम जन किस तरह से इसे ले, इस चेंजेस को, इस बदलाव को किस तरह से ले? क्योंकि कई सवाल जो रेगुलर ट्रैवलर हैं, जो हवाई यात्रा करते हैं, उनके जहन में भी उठ रहे हैं। कितना पॉजिटिव है ये? जी देखिए, बिल्कुल एयरपोर्ट निदेशक मीटिंग सुबह की समाप्त हो चुकी है। एयरपोर्ट निदेशक जयदीप सिंह बलारा मीटिंग से बाहर आ चुके हैं, उनसे एक बार बात करेंगे। सर, 12 अक्टूबर से कमर्शियल ऑपरेशन डेट आपने रखी है, आज से ऑब्जर्वेशन पीरियड भी शुरू हो रहा है, तो क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं? यात्रियों के लिहाज से बात करें तो क्या कुछ बदलाव? यात्रियों के लिहाज से कभी कोई बदलाव नहीं होगा। अभी जो ये ऑब्जर्वेशन डेट आज आई है, इसमें जो अडानी के अधिकारी 20 के करीब लोग आ गए हैं, तो ये हमारे विभाग टू विभाग, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट जो है अपना ऑब्जर्व करेंगे हमें कि हम कैसे काम कर रहे हैं। तो अडानी जो है COD डेट के बाद जो है पूरा टेक ओवर करेंगे। अभी तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देखेगा 2 महीने। आज की जो मीटिंग हुई है सर, उसमें क्या डिस्कशन निकला सर? उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम लोग आगे कैसे काम करेंगे, कैसे ऑब्जर्वेशन पीरियड में हम उन लोगों को असिस्ट करेंगे या कोई चीज़ दिखाएंगे। हर एक HOD उनके HR जैसे हमारे HR हैं, उनसे इंटरेक्ट किया आपस में, और ये लोग फिर अब कंटिन्यूस रखेंगे अपना इंटरेक्शन जो है, एंड देन आफ्टर 2 months दे विल टेक ओवर। 12 अक्टूबर की तिथि तय मानी जाए कि अब अडानी समूह वहाँ से यहाँ पर संचालन संभालेगा सर? लगभग तय है। और क्या कुछ बदलाव इस दौरान होंगे सर? उसके बाद तो अडानी से पूछना पड़ेगा आपको क्या बदलाव होंगे। तो जयपुर एयरपोर्ट
जयपुर एयरपोर्ट के निदेशक जयदीप सिंह बलहारा, उनका कहना है कि 2 महीने बाद जब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी यहाँ पर संचालन नहीं संभालेंगे बल्कि अडानी समूह संचालन संभालेगा, तो उसके बाद अडानी समूह ही तय करेगा कि वो यात्रियों के लिए किस तरह के बदलाव होंगे। श्वेता, जैसे कि आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी एयरपोर्ट किसी प्राइवेट हाथों में जाता है तो सुविधाओं में जरूर बढ़ोतरी होती है, और चूंकि प्राइवेट ग्रुप की पहली प्राथमिकता ये होती है कि यात्रियों को उनकी पसंद के मुताबिक सुविधा दी जाए, और हालांकि साथ में थोड़ी महंगाई बढ़ने की जरूर आशंका रहती है क्योंकि कई चीज़ों की दरें बढ़ जाती हैं इस दौरान, और अलग अलग तरह के जब सुविधाएं जुड़ती है तो निश्चित रूप से महंगाई की दरें भी बढ़ती हैं, तो वो शुल्क जरूर बढ़ सकते हैं, लेकिन यात्रियों को सुविधाएं बिल्कुल काशी, और इसलिए शायद उन्होंने कहा कि 12 अक्टूबर तक तो कुछ नहीं बदलाव होगा और उसके बाद क्या होता है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए शिक्षा बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।